Hello everyone. Now we continue from the point number 5th. हम यहाँ पे हम जीएसटी की क्लास की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे थे शेड्यूल 2 की। तो शेड्यूल 2 के अंदर हम बात ये करते हैं कि यदि सप्लाई है और यदि सप्लाई है तो हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि वो सप्लाई गुड्स होगी या वो सप्लाई आपके सर्विसेज के अंदर कंसिडर्ड होगी। और इनमें हमने क्या कर लिया था, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 5। एक बार पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्टिंग था, वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि किसी पर्सन ने बिजनेस एसेट को, यदि किसी पर्सन को प्राइवेट यूज के लिए थर्ड पर्सन को यदि अवेलेबल कराया तो अपने क्या बोला था, सप्लाई ऑफ गुड्स। और यदि कोई पर्सन बिजनेस एसेट को यदि ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर देता है एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से? पॉइंट नंबर 4 का ए और पॉइंट नंबर 4 का बी। क्या सर ऐसे क्यों रुक गए? आगे बढ़ो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लग रहा है कि गलत हो गया। यदि किसी को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया तो बिल्कुल सही लगता है, मैंने पूरा उल्टा पुल्टा बोल दिया है। मेरी आजी में आजी नहीं मिलाने का, सुनने का बात को ध्यान से। किसी को लगा मैंने क्या गलत बोला? हेलो, लगा क्या गलत बोला? बोलो ना फिर। क्या लगा गलत? सर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया है। यदि मैंने अपने बिजनेस एसेट को यदि डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर कर दिया एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि बेच दिया, सेल कर दिया। और यदि आपने प्राइवेट यूज या थर्ड पर्सन को यदि अवेलेबल कराया प्राइवेट यूज के लिए, तो आपने परमानेंटली नहीं बेचा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 4th ए एंड 4th बी। 4th सी के अंदर हमने जो बात की थी, दैट वाज अ डीम्ड सप्लाई। किसकी बात की थी? डीम्ड सप्लाई। उसमें क्या पढ़ा था अपने? यदि आप अपने बिजनेस को यदि बंद कर रहे हो, यदि आप बिजनेस को यदि क्लोज कर रहे हो, इफ एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, और उससे पहले यदि वो अपनी बिजनेस एसेट को क्या कर देता है, तो जितनी भी बिजनेस एसेट ए करता नहीं है कुछ, यदि जो भी बिजनेस एसेट ए डीम्ड टू बी सप्लाइड, इसकी 2 एक्सेप्शन है। यदि वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है या थर्ड जो भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उनके द्वारा यदि बिजनेस रन किया जाता है, उन 2 केसेस के अंदर डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदरवाइज पॉइंट नंबर 4 सी के अंदर हमने बात की थी डीम्ड सप्लाई है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमें पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर एफ। कुछ पॉइंट सेम भी लगेंगे, तो हमें ये बहुत इजी पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। हमें देखते हैं समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ाने का ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी है कंसेप्ट, ट्राई करना बड़ा इजी है, बोलते बोलते ही समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जीएसटी से इजी आपको कुछ लगेगा ही, सबसे इजी सब्जेक्ट है जीएसटी। पॉइंट नंबर ए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे इसका अपन ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर भी चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 का ए और पॉइंट नंबर 2 का बी। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर दोनों पॉइंट आ जाते हैं, लैंड भी आ जाती है, बिल्डिंग भी आ जाता है। तो हमें पता है कि यदि आपने लैंड को या बिल्डिंग को, या तो लैंड को या बिल्डिंग को कुछ भी यदि आपने रेंट पे दिया, लीज पर दिया, तो क्या है? सर्विसेज। कि सप्लाई ऑफ गुड्स तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड। तो क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे वही वाला पॉइंट कवर्ड होगा जो हम बात करेंगे, दैट इज
बिल्डिंग के केस में आपको वही वाली बात याद करनी है, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, लेकिन लेट आउट होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स। तभी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वही वाला पॉइंट है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, जल्दी कर सकते हैं अपन। पॉइंट नंबर ए, यदि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, रेंटल पे दिया या लीज पर दिया, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर बी मैंने यहां पे लिखा ही नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डॉट 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 डॉट, याद नहीं रहा मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ तो याद आ रहा है, किसी पॉइंट में ये आया था, पैराग्राफ 5 क्लोज बी, पैराग्राफ 5 क्लोज बी कहीं तो आया था, याद आ जा, हाँ याद आ गया, यस याद आया सर, शेड्यूल 3 के अंदर बताया था, शेड्यूल 3 के अंदर बताया था, बिल्डिंग के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि क्या सप्लाई नहीं है क्या सप्लाई है, तो उन्होंने पॉइंट बोला था, सब्जेक्ट टू सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ए सप्लाई, सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 क्लोज बी, इसमें दिया हुआ है कि क्या सप्लाई सर्विसेज है क्या सप्लाई सर्विसेज नहीं है। और ये पॉइंट नंबर 5 का बी, दैट इज पैराग्राफ 5 क्लोज बी, हम वहां पे बहुत डिटेल्ड में विद नंबर एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा नहीं, यहाँ पे मैं दोनों बातें की थी, याद आ रहा होगा, लिख तो नहीं रहे लेकिन ये कुछ याद आ रहा है, where entire consideration has been received, yes sir याद आ गया। पैराग्राफ 5 क्लोज बी के अंदर जब हमने पढ़ा था डिटेल के अंदर, पहले अभी लिख नहीं रहे, वापस से रिकॉल कर देते हैं, क्या पैराग्राफ 5 क्लोज बी क्या बोलता है, यदि एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेशन चेवजल ईयर उसके बाद, यदि आपको एंटायर कंसिडरेशन मिले तब तो वो सप्लाई सर्विसेज नहीं है, अदरवाइज जो भी कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल टू ए बायर विल बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, विल बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये वाला पॉइंट अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया, एक बार जल्दी जल्दी मैंने रिकॉल करा दिया, हमने उस समय क्या पढ़ा था। लेकिन ओनली सप्लाई सर्विसेज बोलना गलत है, क्योंकि जब हमने पैराग्राफ 5 क्लोज बी की बात की थी तो फिर दो पॉइंट अलग अलग थे, एंटायर कंसिडरेशन के अलावा सप्लाई सर्विसेज है, एंटायर कंसिडरेशन यदि बाद में रिसीव्ड हुआ तो सप्लाई सर्विसेज नहीं है, तो इसको अपन ने इतने डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर सी, उससे पहले एक बार ये लिख लो, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। Now we come to the point number C. Point number C is temporary transfer or permitting the use of enjoyment of any IPRs. IPRs, intellectual property rights. Intellectual property rights में क्या आएगा? Patent, trademark, copyright. For example, trademark, TM, चिन्ह यदि मैं चिन्ह ट्यूटोरियल्स को यूज करने का राइट यदि किसी को देता हूं, या पेटेंट, क्या होता है पेटेंट, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी आपने इन्वेंट किया, तो जो भी आपका इन्वेंटेड प्रोडक्ट है या इन्वेंटेड प्रोसेस है, दैट इज अ पेटेंट। कॉपीराइट, जो भी प्रिंटेड है म्यूजिक से रिगार्डिंग, तो जो भी आपका फॉर एग्जांपल कॉपीराइट है, तो यदि मेरा कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट यदि मैं किसी अनदर पर्सन को यदि यूज करने का राइट दे रहा हूं, तो बेच थोड़ी ले रहा हूं, बेच थोड़ी रहा हूं, सेल थोड़ी कर रहा हूं, मैंने पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जो मेरा है, मैंने किसी को यूज करने का अधिकार दिया कि आप ये यूज करो, ट्रांसफर द राइट टू यूज माई पेटेंट, माई पेटेंटेड प्रोडक्ट
या पेटेंटेड प्रोसेस, तो जो भी मेरा पेटेंट है, जो भी मेरा ट्रेडमार्क है, जो भी मेरा कॉपीराइट या एनी अदर आईपीआर को यदि यूज करने का मैंने राइट दिया, तो व्हाट आई एम डूइंग सर, वेरी सिंपल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वी आर जीनियस। पॉइंट नंबर डी, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंडिया, डिजिटल का जमाना है, मतलब हर चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वर्किंग को इजी कर सकते हो। जितने भी आपके बिजनेस है, वो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर लिया जाए या बिजनेस कस्टमर के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर लिया जाए, आजकल सॉफ्टवेयर हर जगह हो गए, चाहे वो नॉर्मल एप्लीकेशंस की आप बात करो या बिजनेस के लिए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स के लिए आप बात करो, इन फॉर्म ऑफ ऐप भी बोल सकते हो कि वो फीस के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जितने भी अपने आईटी सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ समझना बात, मैं चिन्मय ट्यूटोरियल्स मींस रेसिपिएंट ने सोचा, प्लान किया कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, फीस के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल को मैनेज करने के रिगार्डिंग। तो जो भी फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोला, भैया ए जी सुनो जी, मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। तो जो मुझे बना के दे रहा है, तो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग? सर सर्विसेज दे रहा हूं ना आपको। तो यदि वो इंडिपेंडेंटली यदि आपको सर्विसेज दे रहा है, तो सप्लाई सर्विसेज, लेकिन चिन्मय ट्यूटोरियल्स ये 50,000 में मांग रहे, मार्केट में 25,000 में किसी को एम्प्लॉय रख लूं और 10 काम और कर लूं जब भी वो फ्री होगा। तो यदि मैंने उस इंजीनियर सॉफ्टवेयर को, जो भी इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उसको मैंने अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रख लिया। सुनना बात ध्यान से, यदि मैंने उसे एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय के रूप में ये काम करता है, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, वो तो पहले दिया। जो सप्लाई नहीं है उसकी तो बात यहाँ पे आएगी नहीं। क्या बता, जो सप्लाई नहीं है तो वैसे खत्म हो जाता है, तो ये शेड्यूल 3 के अंदर आ रहा है, लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर तभी आएगा जब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। तो यदि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज दी, तो यदि वो एम्प्लॉय है जो आपका इंजीनियर है, तो सर्विसेज नहीं है। जब सर्विसेज नहीं, जब सप्लाई नहीं है, और जब सप्लाई ही नहीं है, तो गुड्स या सर्विसेज उसकी बात आती नहीं है। लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, प्रोफेशनल पर्सन है, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में प्रैक्टिस करता है, अपना इंडिपेंडेंट काम देखता है। तो आपने जब एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बोला, भैया मेरे लिए सॉफ्टवेयर को क्या करो, डिजाइन करो, डेवलप करो, प्रोग्रामिंग करो, उसके बदले इतना अमाउंट ले लेना। तो यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कराते हो, डेवलप कराते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाते हो, अपग्रेड करते हो, अडेप्ट करते हो, एनहेंस करते हो, इसका मतलब ये आपका ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है। यदि आपका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही बना हुआ है, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और इंप्रूव करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या आएगी, आपकी सर्विसेज के अंदर कवर्ड होगा, दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वेरी सिंपल, ये पॉइंट बड़ा इजी है। पॉइंट नंबर 6, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, एक्चुअली पॉइंट वापस से मैं रिपीट करूंगा, ये वर्ड पहले बाद में वापस से एक बार और यूज आएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई तभी माना जाएगा जब कंसिडरेशन होगा, ये तो हमें याद हो गया। ओनली 4 एक्सेप्शन थी शेड्यूल 1 की, सेक्शन 7(1) 3 पॉइंट के अंदर दिया है कि सप्लाई के लिए जरूरी 2 पॉइंट ए और बी, उसमें दिया हुआ है कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, राइट। और पॉइंट नंबर सी के अंदर दिया हुआ है कि इन चारों पॉइंट के अंदर बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। एक वर्ड है कंसिडरेशन, इसको मैं आगे एक बार डिफाइन कर दूं। अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि जो दिया हुआ है वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या वो सर्विसेज है या गुड्स है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन रोकना। मेरा नाम चिन्मय जैन, तो मुझे किसी ने आके ऑफर दिया, एग्जाम्पल है बेटा, मुझे किसी ने आके ऑफर दिया
ये लो 10 करोड़ रुपीस। क्यों? तुम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेगा, तुम जयपुर का है, जयपुर में ही रहो। क्या तुम जयपुर में है ना, तो जयपुर में फेस टू फेस पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेगा, मैंने बोला चिन्ह में चिन्ह पर रोकेगा, बोला बिल्कुल रोकूंगा। मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं 10 करोड़ ले बिल्कुल रुक जाऊंगा मैं। एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये हुआ, समझने की बात, मुझे रोका जा रहा है तुम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेगा, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। कोई भी काम करने के लिए तुम सिर्फ जयपुर में ही पढ़ाएगा, जयपुर के बाहर नहीं पढ़ा सकता। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मुझे रोका जा रहा है, मैं तो पूरे इंडिया में पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड में पढ़ाऊंगा। नहीं, तुम नहीं पढ़ाएगा। उसके बदले दिया 10 करोड़। सप्लाई है, अपने आप को कोई काम करने से रोकना, अपने आप को रोकना, ये भी सर्विसेज है। और बदले में क्या मिल रहा है? 10 करोड़। कंसिडरेशन है बेटा, कंसिडरेशन है। चल नहीं समझ में आ रहा। पॉइंट नंबर 6, एग्री टू दी ऑब्लिगेशन। क्या ऑब्लिगेशन? टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। मैं ये काम नहीं करूंगा। जनरली ये कंसेप्ट होता है कंपटीशन के अंदर, जहां भी कोई कंपटीशन है, ठीक है भैया मैं अजमेर में अपनी दुकान ओपन नहीं करूंगा। यदि मैं अपनी अजमेर में यदि दुकान यदि ओपन नहीं करता तो बदले में क्या देगा? ये ले 15 लाख रुपए। तो यदि मैंने दुकान ओपन नहीं की, मैंने माल बेचा भी नहीं, दुकान लगाई भी नहीं, तो मैं कुछ कर तो रही नहीं। कर रहे हो क्या? नहीं करना भी करना है। क्या बात है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? यदि आपने कुछ काम करने से अपने को रोका, ये भी सर्विस है भैया। कंसिडरेशन दे रहा है वो आपको 15 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 25 लाख, अमाउंट एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। टू रिफ्रेन, रोकना। यदि किसी काम को करने से रोका तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और 2, टॉलरेट एन एक्ट, किसी कार्य को बर्दाश्त करना। यदि आपने रेलवे का टिकट बुक करा है, यदि आपने कोई फ्लाइट का टिकट बुक करा है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बात अलग है कि बहुत सारे फ्लाइट वालों ने, ट्रेन वालों ने बोला कि यदि आप टिकट को कैंसिल कराओगे तो चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन नॉर्मली यदि आपने कोई टिकट यदि बुक कराया तो जनरली कंपनी वाले क्या बोलते हैं, फ्लाइट वाले क्या बोलते हैं, ट्रेन वाले क्या बोलते हैं, 10%, 20%, 50% इतना हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन चार्जेस लेंगे। कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होता है, किस बात का? बर्दाश्त करने का। तुमने टिकट बुक कराया था इसलिए हम किसी और को टिकट नहीं दे पाए। हमने कोई सर्विस तो नहीं दी, लेकिन क्या सर्विस दी? बर्दाश्त। क्या बर्दाश्त? तुमने टिकट बुक करा दिया, उसकी वजह से इतने लोग आए, हमने बोला फुल, और बाद में आपने क्या बोला? टिकट कैंसिल्ड, तो कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। ये कैंसिलेशन चार्जेस किस बात का है? ये कैंसिलेशन चार्जेस है टॉलरेट करने का, बर्दाश्त करने का। और टू डू एन एक्ट, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। यदि आपने कुछ किया, मैंने पढ़ाया, मैंने डांस कराया, आओ डांस करेंगे। तो यदि आप कोई भी एक्टिविटी यदि करते हो, डांस क्लासेस, पढ़ाना, समझ में आ रहा है? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो अपने को पता है, इंप्लाइड है, तो यहाँ पे होगा नहीं ना। कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कंसिडरेशन मिलेगी तभी सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले ही बात कर रहे हैं, यदि सप्लाई है तो बात करो, यदि सप्लाई है तो क्या लग रहा है? ये एक्टिविटी करना, अपने आप को कोई काम करने से रोकना या बर्दाश्त करना। क्या कर रहा हूं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लास्ट पॉइंट तो देखिए, अपने आप समझ में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, यदि किसी गुड्स को यूज करने का राइट आपने किसी और को दिया, फॉर एनी कंसिडरेशन, मे बी केस, मे बी डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो क्या है? राइट टू यूज। आपने सेल नहीं किया है, राइट दिया है। और जहां आपने किसी गुड्स को यदि यूज करने का राइट दिया, वैसे पॉइंट इनडायरेक्टली किसी और पॉइंट में कवर हो जाता है, फिर भी उन्होंने वापस से कवर किया। हमें वैसे भी ये डिसाइड करना है कि वो सप्लाई
गुड्स है या सर्विसेज है, तो यदि आप किसी गुड्स को यदि यूज करने का राइट दे रहे हो तो क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक बार पूरा पॉइंट नंबर 5 एक बार लिख लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, फॉलोइंग कंपोजिट सर्विसेज कंबाइंड, जब मटेरियल एंड लेबर दोनों इन्वॉल्व है, मतलब लेबर भी है लेकिन मटेरियल गुड्स भी इन्वॉल्व है, तो फॉलोइंग कंपोजिट सर्विसेज, तो ये जो दो सर्विसेज हैं कंपोजिट फॉर्म में, तो इन दो सर्विसेज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 के अंदर जो पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है, इट इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कौन सी सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, सर्विसेज में तो आंसर मिल जाता है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज रादर देन गुड्स। कंफ्यूजन ये आ रहा होगा, चलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रुक जाओ एक बार इसको कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद अपन आएंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, और ये डिफाइंड है, कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लोज 119। तो सेक्शन 2 क्लोज 119 में हम बात कर लेंगे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया हुआ है। मटेरियल एंड लेबर दोनों को इंक्लूड करता है, मटेरियल एंड लेबर डिटेल्ड में आगे बात करने वाले ना। अभी फिलहाल क्या अट्टा मारना और याद करना है, क्या समझना है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट यदि कोई सप्लायर वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है, तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड्स में नहीं आएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, एक बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, इसको अपन इजी में बोल देंगे, क्या बोलते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, सप्लाई, supply by the way of or as part of any services or in any other manner whatsoever of goods being food, food समझ में आता है, or any other articles for human consumption or any drink, कोई भी drink other than alcoholic liquor for human consumption, other than alcoholic liquor की बात क्योंकि उसका एक रीजन है, अल्कोहलिक लिकर दारू पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो दारू के अलावा जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला, समझ में आ रही बात, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि दारू के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। बाकी जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है और बाकी जो भी फूड के जो आइटम्स हैं और जो भी आपके आर्टिकल्स है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उनकी बात की जा रही है। यदि उनको यदि आप सप्लाई करते हो विद द पार्ट ऑफ सर्विसेज, वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज फॉर, ये नॉर्मल बात है, वन वर्ड में आप बोल सकते हो कंसिडरेशन, मतलब पूरा केस पेमेंट दे दिया, डेफर्ड पेमेंट, कुछ पेमेंट अभी कुछ पेमेंट बाद में, और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। लास्ट लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सप्लाई तभी होता है जब कंसिडरेशन होता है, तो कंसिडरेशन तो है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, यदि फूड या एनी अदर आर्टिकल्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन्वॉल्व है, मतलब मटेरियल इन्वॉल्व है और उसके साथ आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब ये मटेरियल कवर्ड है, दैट इज अ फूड आइटम्स। तो ये जो पॉइंट नंबर जो बी दिया हुआ है क्या कवर करता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग की बात की जा रही है। अपने आप समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने रेस्टोरेंट बोला तो रेस्टोरेंट बोलते ही दिमाग में आ जाता है बैठने का अरेंजमेंट, एसी, इसका मतलब क्या है, फैसिलिटी। आप ये रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलता है, आओ बैठो, पर सर्विसेज दे रहा है, क्या करे, सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, जो रेस्टोरेंट है और जो आउटडोर कैटरिंग है, जो रेस्टोरेंट है और जो आउटडोर कैटरिंग है, मतलब आउटडोर कैटरिंग वाला भी सामान लेके आता है, लेकिन उसके साथ वो क्या करता है, लेबर भी इन्वॉल्व होता है, लेबर भी इन्वॉल्व है, मतलब प्लेटें लेके आता है, जो भी वो अपना कैटरिंग का जो सामान करता है, लेकिन उसके साथ क्या मटेरियल भी कवर्ड होता है और लेबर भी कवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है कि जो रेस्टोरेंट वाले और जो आउटडोर कैटरिंग है, जो आउटडोर कैटरिंग है ये क्या है, सर्विसेज, क्या है ये, सर्विसेज, दैट इज पॉइंट नंबर बी। तो इसमें अपने याद क्या हुआ, पॉइंट नंबर 6 के अंदर, पॉइंट नंबर 6 के अंदर बोला गया कि जो दो
कंपोजिट सर्विसेज हैं, जो दो कंपोजिट एक्टिविटीज हैं, ये सर्विसेज हैं। इनमें दो पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर ए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स नहीं है, माना कि गुड्स इन्वॉल्व होगा। अभी राज ओपन हो जाएगा कि क्या है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लोज 119। तो एक क्या हुआ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या हुआ, रेस्टोरेंट और जो भी आउटडोर कैटरिंग है, ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कि रेस्टोरेंट बोलते भी लगता है सर्विसेज दे रहा है, तो जो भी रेस्टोरेंट वाला है, आउटडोर कैटरिंग वाला है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा। ये है पॉइंट नंबर 6। एक बार लिख लो, उसके बाद अपन आएंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होगा। Yes, we come to works contract. पॉइंट नंबर ए में था ना, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, सेक्शन 2 क्लोज 119। सेक्शन 2 क्लोज 119 क्या कहता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मींस, ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। इस डेफिनेशन को तो रट्टा मारेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जो भी करना है। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, मैंने बार बार एक वर्ड बोल रहा था जब मैं पढ़ा रहा था, मटेरियल प्लस लेबर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां से मटेरियल ई कवर्ड है, सप्लाई ऑफ गुड्स है ना। कंफ्यूजन क्या है, यदि मैं कोई माल बेच रहा हूं, मैंने बोला सीमेंट ले लो, सीमेंट सीमेंट सीमेंट, तो मैंने क्या बेचा, सर्विसेज। नो ना, मैं क्या दे रहा हूं, सीमेंट सीमेंट। टाइल्स ले लो, टाइल्स। सर आप टाइल्स दे रहे हो, तो यदि टाइल्स बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, वो तो है। सर फिर यहाँ पे क्या कवर्ड है, यदि कोई पर्सन मटेरियल प्लस लेबर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब सामने वाला बोलता है मटेरियल भी मेरा और लेबर भी मेरा, मैं सिर्फ मटेरियल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ लेबर नहीं दे रहा हूं, यदि सामने वाला पर्सन लेबर दे रहा है, बंदा है मैं आपको सर्विस दूंगा भैया, तो सर्विस दूंगा, तो सर्विस है ना। आप दुकान पे गए हुए टाइल्स दे दो, तो क्या खरीदा आपने, सर्विस। सर समझ में आ रहा है ना, टाइल्स खरीदी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने बोला वो लड़के मेरे घर पे आके काम कर देना, तो मैंने क्या लिया, सर्विस। लेबर, सर्विसेज, मटेरियल, गुड्स। सर फिर यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर, बट in relation to immovable property। बस कहानी खत्म। मूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। आपने बिल्डर को बोला भैया मकान बना देना, बिल्डर को बोला मकान बना देना, तो मकान क्या है, मूवेबल। क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ना। तो यदि आपका मकान इमूवेबल प्रॉपर्टी है और कॉन्ट्रैक्टर को आप बोलता है, क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्टर को, क्या बोला कॉन्ट्रैक्टर को आपने, कंस्ट्रक्शन कर देना भैया, मकान बना देना। उसने बोला यस, मैंने बोला ओनली लेबर चाहिए। यदि वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर यदि सिर्फ लेबर की बात करता है कि 50 लेबर आएंगे 6 महीने के अंदर आपकी बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी, तो सिर्फ लेबर है तो कवर्ड है, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सप्लाई सर्विसेज है, हमें पता है सप्लाई सर्विसेज है। यदि एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला इतना लेबर आएगा, वो आपका मकान बना के दे देगा, मटेरियल आपका होगा, लेकिन बोलता है मैं लेबर आपको दूंगा, मकान बना दूंगा, लेबर का कोई मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या है, सप्लाई सर्विसेज है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, भैया आप तो घर बैठो, मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरा। मार्केट में ऐसा भी होता है, मटेरियल प्लस लेबर, ओनली लेबर। मार्केट में दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे मकान बना रहे हो या रिनोवेशन करा रहे हो या मॉडिफाइड कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, तो जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा हूं मैं, मूवेबल, मूवेबल नहीं बोला ना मैंने, क्या बोला रे, सुनना, क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कनेक्टेड मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरा, तो मैं क्या दे रहा हूं, लेबर प्लस मटेरियल,
तभी तो कंफ्यूजन था, तो हमने बोला ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट? ओनली मटेरियल सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली मटेरियल वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कवर किया, तो तीन बातें याद रखनी है, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है और उसके कनेक्शन मेरी मटेरियल प्लस लेबर की बात की जा रही है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर्ड नहीं होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लोज 119, सेक्शन 2 क्लोज 119 क्लियरली बोलता है क्या कि यदि कोई पर्सन, कोई कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल प्लस लेबर, लेबर समझ में आता है, तो यदि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है प्लस मटेरियल भी लगा रहा है, मटेरियल भी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसके कनेक्शन में? इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या माना जाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। याद हो गया सब? बिल्कुल याद हो गया। मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर, यदि कोई सप्लायर मटेरियल भी लगा रहा है, लेबर भी उसका, मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसका, लेकिन इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है वो? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वो? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 का ए पॉइंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक बार जब समझ में आ गया, एक बार इसकी लैंग्वेज से पढ़ के देख लेते हैं कि आपने सही इंटरप्रेट किया, गलत सामने देख रहा, लेकिन एक बार वापस से रिकॉल कराता हूं। सेक्शन 2 क्लोज 119 इजी लैंग्वेज में, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल भी लेबर भी, ओनली मटेरियल, नो 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 नो, मटेरियल भी लेबर भी, मटेरियल भी लेबर भी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या माना जाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लोज 119। देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर, किसके रिलेशन में दिया हुआ है? ध्यान से देखो, क्या है ये? मूवेबल। क्या लिखा हुआ बेटा? ये क्या लिखा है? ना 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 ना, मूवेबल है ना 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 ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में चाहे बिल्डिंग की बात करो, उसके कंस्ट्रक्शन की बात करो, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन या इरेक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर करना, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन, कमीशनिंग। वन वर्ड में बोला जाए, कोई भी एक्टिविटी एरिया परफॉर्म कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई तो रिनोवेट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, ऑल्टरिंग कर रहे हो, फैब्रिकेशन कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा चिन्मय ट्यूटोरियल्स, मैंने कोई पर्सन से बिल्डिंग रेंट पे ली, तो बिल्डिंग मेरी होगी, उस बिल्डिंग पे मुझे रूम्स बनाने, तो रूम्स के लिए मैंने क्या किया? किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर एल्युमिनियम पार्टीशन। तो वो जो पर्सन है, मैं नहीं, एल्युमिनियम पार्टीशन वाला बंदा, तो वो एल्युमिनियम पार्टीशन जब करने आएगा तो लेबर होगा। ये तो नहीं करेगा कि वो जितना ही मटेरियल लेके आएगा, एल्युमिनियम लेके आएगा, ग्लासेस लेके आएगा, एंडल्स लेके आएगा, होम लग जा एल्युमिनियम पार्टी, ग्लासेस, हैंडल्स, होम लगता जा, ऐसे नहीं लगता। तो सर क्या होगा? लेबर आएगा प्लस मटेरियल भी होगा। मतलब ये कि जो उसके ग्लासेस हैं, जो एल्युमिनियम बोर्ड है, मतलब मटेरियल भी दे रहा है, लेबर भी है। इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अपन वापस सिंपल इंग्लिश बताते हैं, इसकी लैंग्वेज में देखना। पहला पार्ट ये समझ में आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेबर है। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल कैसे करोगे? लेबर। तो ये वाला पॉइंट किसके लिए? लेबर के लिए। लाइक रिपेयरिंग करना, फिटिंग आउट करना, इंप्रूव करना, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ये सब क्या है? लेबर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन, अभी आगे उस पर खत्म नहीं हुआ है, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स।
क्योंकि यदि एल्युमिनियम पार्टीशन वाला जब एल्युमिनियम पार्टीशन करके जा रहा है, जब वो इंस्टॉलेशन करके जा रहा है, तो लेबर तो है इन्वॉल्व, लेबर के बिना तो इंस्टॉलेशन होगा, तो लेबर तो किया। अब जब एल्युमिनियम पार्टीशन किया तो उसमें क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम बोर्ड, तो ये तो नहीं बोलेगा एल्युमिनियम बोर्ड तो मेरा, भैया तू लगा के जा रहा है, तेरे को पैसा दे दिया 1.5 लाख फोड़ना है यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एल्युमिनियम बोर्ड लगा हुआ है, ग्लासेस लगे हुए हैं, हैंडल्स लगे हुए हैं और बाकी जो अदर पार्ट्स लगे हुए हैं, उस मेरा हो गया है, ट्रांसफर कर दिया, गुड्स भी ट्रांसफर कर दिया, लेबर तो लगा ही उसमें। तो वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्या कर दिया, गुड्स में जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब गुड्स ट्रांसफर whether as goods or in some other form is involved in the execution of contract। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है, वो कोई लेबर करता है और उसके साथ गुड्स भी दे रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स भी इन्वॉल्व है, तो जब गुड्स भी इन्वॉल्व है, लेबर भी इन्वॉल्व है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, तो क्या बोला जाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और पॉइंट नंबर ए में क्या दिया हुआ है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब जल्दी से लिख लो, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 बहुत जनरल पॉइंट दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि गुड्स सप्लाई किया किसने, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब अनरजिस्टर्ड, तो किसी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस ने अब उसी मेंबर को, मतलब जो एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस बने हुए हैं वो अपने ही पर्संस को जो गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, तो क्या माना जाएगा, भैया आपने क्या दिया है, सर्विसेज दी, क्या दिया है, पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, यदि आप गुड्स यदि सप्लाई करेगा तो क्या माना जाएगा, गुड्स ही तो माना जाएगा ना, क्या सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, फर्स्ट लाइन गुड्स सप्लाई किया, तो यदि गुड्स यदि सप्लाई किया तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। वैसे तो एक बार ये पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, सही तो बड़ा सिंपल पॉइंट है कि गुड्स सप्लाई किया जा रहा है, तो यदि गुड्स यदि सप्लाई किया जा रहा है तो गुड्स ही माना जाएगा। इसे अलग से कवर करने का रीजन क्या था, एक बार सिंपल क्लैरिटी के पर्पज के लिए इन्होंने पॉइंट नंबर 7 कवर किया। वो डाउट सिंपल सा ये था कि बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, अनइनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों ने मिलकर क्या किया, बॉडी सेटअप कर दी, एक एसोसिएशन बना दी, समझ में आता है। लेकिन ये जो ए और बी और सी ने मिलकर जो एक एसोसिएशन और बॉडी को फॉर्म किया, इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसको रजिस्टर्ड करा लेते तो एक सेपरेट बॉडी बन जाती, लेकिन इसको क्या किया, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं कराया। और ये एबीसी मतलब 3 लोग हैं, एबीसी ने मिलकर एक बॉडी सेटअप की, लेकिन वो रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। कोई रजिस्टर्ड होते ही क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे एबीसी ने एक बॉडी सेटअप की जो अनरजिस्टर्ड है, और ये अपने ही मतलब मैं अपने को ही, समझ में आ रहा पॉइंट। तो एबीसी 3 लोग हैं, 3 लोग आपस में ही कभी ए को, कभी बी को, कभी सी को जो भी सप्लाई करेंगे, यदि कंसिडरेशन यदि इन्वॉल्व है तो सप्लाई माना जाएगा। और जब कंसिडरेशन हुआ है सप्लाई माना जाएगा। और आपने क्या सप्लाई किया, आपने गुड्स का सप्लाई किया, और गुड्स का यदि सप्लाई किया जाएगा तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 7 में, एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ, बहुत इजी जनरल पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पता होना चाहिए। इसमें ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में कि 3 या 4, जरूरी 3 मत याद कर लेना, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कुछ पर्सन्स ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया। जब तुम 3-4 फ्रेंड हो तो 3-4 फ्रेंड ने मिलकर आपस में ग्रुप बनाया, और आपस में एक दूसरे को क्या करते, ये ले चॉकलेट ले ले, ये ले टॉफी ले ले, तो ये सप्लाई।
लेकिन आपने दिया क्या है, चॉकलेट, कभी टॉफी, कभी केक, घर से क्या क्या इडली बना के लिया है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो ना भैया। तो यहाँ पे यही बात है कि कुछ पर्सन्स मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं लेकिन उसको अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड नहीं कराया, क्योंकि यदि रजिस्टर्ड कराया होता तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता, तब तो सप्लाई है ही। लेकिन यदि अनइनकॉर्पोरेटेड अनरजिस्टर्ड बॉडी अपने ही मेंबर्स को यदि गुड्स सप्लाई करते हैं फॉर कंसिडरेशन, तो क्या दिया है, गुड्स सप्लाई किया, तो गुड्स सप्लाई करने को क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे अपना ये जो शेड्यूल 2 है, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट नंबर 7, तो यहाँ पे अपना शेड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। शेड्यूल 2 इज कनेक्टेड विथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, 7(1) ये बताता है कि क्या सप्लाई है, लेकिन 7(2) बताता है कि सप्लाई नहीं है, जो सप्लाई नहीं है उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। लेकिन ये सप्लाई है तो जीएसटी चार्ज होगा, तो जीएसटी चार्ज करते टाइम जब टाइम ऑफ सप्लाई या बाकी पॉइंट अप्लाई करोगे तो ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A बोलता है वही होगा जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, और शेड्यूल 2 के अंदर टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां पे ये बताया गया है कि कौन कौन सी सप्लाई गुड्स मानी जाएगी और कौन कौन सी सप्लाई सर्विसेज के अंदर कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे अपना शेड्यूल 2 कंप्लीटेड। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।